सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा रचित कहानी महाकुंभ। कड़कड़ाती ठंड और चारों ओर छाई धुंध। इलाहाबाद के मीलों फैले संगम तट पर सन्यासी अखाड़े के शाही जुलूस में भारी संख्या में नागाओं को देखकर अचंभित और चमत्कृत थी प्रियदर्शनी। लगता था मानो धरती के विलक्षण प्राणी हैं वे। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतने देश घूमी है पर ऐसा अद्भुत लोक पहले कभी देखा ही नहीं। बाबा जी, ये कौन है? उसने महंत जैसे दिखते त्रिपुंडधारी बाबा के पास जाकर पूछा। महंत ने पल भर प्रियदर्शनी के लंबे लंबे सुनहले रेशमी बालों को, बड़ी बड़ी नीली आंखों को और तीखे नाक नक्श वाले रूप को देखा। वह जीन्स पर जर्सी पहने हुए थी और कानों पर ऊनी कंटोपा। गले में दूरबीन लटक रही थी और हाथों में कैमरा। देशी विदेशी संस्कृति के मिले जुले रूप को देखकर महंत मुस्कुराए थे। ये नागा हैं। नागा? प्रियदर्शनी ने उसी तर्ज पर दोहराया था। हाँ, ये विदेह हैं। अपनी देह से परे जा चुके हैं। अपनी समस्त सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पा ली है इन्होंने। महंत ने हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला के दानों को आंखों से छुआया और गले में पहन लिया। प्रियदर्शनी की निगाहें रुद्राक्ष के दानों पर टिक गई। महंत ने माला के दानों को छुआ। ये रुद्राक्ष पंचमुखी हैं, पांचों इंद्रियों के दमन का प्रतीक, शांति पाने का सहज मार्ग। आप भारतीय आध्यात्म को जानती हैं? हाँ, मैंने पढ़ा है। गीता, रामायण, भागवत मैंने हिंदी और संस्कृत भी सीखी है। प्रियदर्शनी के होंठों से हिंदी के वाक्य पहाड़ी झरने की तरह बह रहे थे। तब तो आप महर्षि विश्वामित्र को भी जानती होंगी। उनकी तपस्या को स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने खंडित कर उनके अंदर कामेच्छा जगा दी थी। न वे बच पाए इस इच्छा से, न इंद्रदेव। लेकिन ये नागा साधु, इन्होंने अपनी कामेच्छा पर विजय पा ली है। प्रियदर्शनी के मुख से निकला ओ, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, मानो वह उन पुराणों के ऋषियों को साकार देख रही है, बल्कि उससे भी अधिक सत्य, विलक्षण, अद्भुत। आह, इतने वर्षों से अपने प्रेम के जिन स्याह पन्नों को उसने अपने मन के तलघर में डाल दिया था, वे सहसा फड़फड़ाने लगे। माइक ने उसे वासना पूर्ति का साधन समझकर जिस नारकीय पंख में गले गले डुबोया था, उसमें एक भी प्रेम कमल न था। उसका दिल पंखुड़ी पंखुड़ी टूटा था और वह शांति सुकून की तलाश में जर्मनी से भारत आ गई थी। सर्दीली हवा ने प्रियदर्शनी के गाल नाक ठंडे कर दिए थे। ऊनी टोपे से कुछ जिद्दी लटें कान के पास उड़ रही थी। सामने गंगा का ठंडा बर्फीला पानी और छोर फैला था, जिसमें सन्यासी अखाड़े के नंग धड़ंग नागा साधु ईश्वर के नाम को बुदबुदाते हुए डुबकियां ले रहे थे। प्रियदर्शनी सिहर उठी। कुंभ नगर की पवित्र फिजा में महात्माओं के श्लोक गूंज रहे थे। एक भव्य दृश्य, अखाड़ों का ऐसा जुलूस जैसा एक जमाने में राजा महाराजाओं का निकलता था। इस जुलूस की भव्य शोभा यात्रा में शामिल नागाओं और महात्माओं की एक झलक पाने को लोग घंटों से प्रतीक्षारत थे। करोड़ों की भीड़, देश विदेश के इतने यात्री, मॉरिशस, फिजी, हॉलैंड, सूरीनाम आदि देशों में फैले हजारों लाखों अप्रवासी भारतीयों के लिए यह महाकुंभ मानो उन्हें अतीत में विचरण करा रहा था। इसी भारत से उनके पूर्वज 150 साल पहले इन देशों में मजदूरी करने के लिए ले जाए गए थे। ब्रिटिश सरकार के गिरमिटिया इन अनजान वीरान द्वीपों पर लंबी समुद्री यात्रा और शारीरिक यंत्रणा के बाद लाए गए थे, जिसे अपने श्रम से सींचकर उन्होंने हरा भरा बनाया था। फिर उन्हें वहीं बस जाना पड़ा था। उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की जो नींव रखी, उनकी संतानें आज भी उसका पालन कर रही हैं। प्रियदर्शनी की माँ भारतीय हैं और पिता जर्मन। वह अपने बेहद व्यस्त माता पिता की अकेली संतान है। उसके देश में किसी भी नदी का ऐसा कोई संगम नहीं है जहां नियत समय तिथि पर मौसम के तेवर को नजरअंदाज कर डुबकी लगाई जाती हो। वहां कोई नागा साधु नहीं है जिसने कामेच्छा पर विजय पाली हो, बल्कि उनके लिए एक दूसरे में लिप्त होने का शर्तिया साधन काम वासना ही है। विदेशी सैलानियों के अलग तंबू थे। इन तंबुओं में मॉरिशस से आई सुचेता, हॉलैंड से आई दीपा और सूरीनाम से आई विशाखा भी थी। अब तो आप सब अपने अपने देश की नागरिक हैं। भारत आपके लिए विदेश ही हुआ ना? प्रियदर्शनी सुचेता के साथ उसके तंबू में चाय के लिए आमंत्रित थी। क्यों?
भारत विदेश क्यों? हम मॉरिशस में रहते जरूर हैं, पर हैं तो भारत के ही। कभी मॉरिशस आओ मैडम, आपको लगेगा आप भारत में ही हैं। वहां गंगा तालाब को परी तालाब कहते हैं। किंवदंती है कि इस तालाब की टेकरी पर रात को परियां आकर बैठती हैं। गंगा तालाब ज्वालामुखी के फटने से प्रकट हुआ है। हमारे पूर्वजों द्वारा लाया इसी इलाहाबाद का गंगा जल उस पर छिड़क कर उस तालाब का नाम गंगा मां की स्मृति में गंगा तालाब रखा गया। शिवरात्रि के दिन गंगा तालाब से कांवरों में जल भरकर मॉरिशस के शिव मंदिरों में अभिषेक के लिए ले जाया जाता है। तालाब के किनारे 13वें ज्योतिर्लिंग का विशाल शिव मंदिर है। द्वार के नंदी पर अंगूठे और उंगली से गोल घेरा बनाओ तो उस नन्हे से गोल से भी विशाल शिवलिंग के दर्शन होते। चमत्कार और उससे भी बढ़कर अद्भुत यह है कि हजारों मील दूर रहते हुए और 150 वर्षों से छूटे अपने देश के प्रति आपकी ऐसी आस्था। सर्द हवाओं संग कहीं दूर बजते ट्रांजिस्टर के गीत बिल्कुल नजदीक लग रहे थे। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई हो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। आसमान तारों से खचाखच भरा था और दीपा, सुचेता, विशाखा का दिल धार्मिक आस्था से। प्रियदर्शनी अपने दिल को टटोलने लगी। अकेलापन उसने सारी उम्र झेला है। माता पिता की नजदीकी को तरसती माइक के प्यार प्रदर्शन में खुद को धन्य समझने लगी थी। क्या जानती थी कि भारतीय अध्यात्म पर अपनी थीसिस लिखते लिखते वह माइक की हर वाजिब गैर वाजिब बातों को मानती जाएगी। माइक ने सिर्फ देह का साथ निभाया, जबकि प्रियदर्शनी दिल दे बैठी थी उसे, और फिर धोखे के जाल में फंसती पिछले 2 सालों से मछली की तरह तड़प रही है। इसीलिए तो आई है यहाँ, ताकि थीसिस के लिए अनुभवों को जुटा ले, पर वह उस संताप से मुक्त क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि संगम तट पर तिल रखने को भी जगह नहीं है। रात गहरा रही थी, लेकिन संगम तट का नजारा ऐसा था मानो रात ने आने से इनकार कर दिया हो। भक्ति, संगीत और साधना का संगम संजोए बहुरंगी रोशनी से नहाए तंबू, खुले रेतीले तट, जलते अलाव एक दूसरी ही दुनिया की सैर करा रहे थे। आज हमारे साथ डिनर लोगी प्रियदर्शनी? इतनी देर से साथ साथ रहकर सभी आपसी आत्मीयता से भर उठे थे। प्रियदर्शनी है भी बहुत मोहब्बती, तभी तो माइक जैसे चालाक व्यक्ति के चंगुल में आसानी से फंस गई थी। डिनर का इंतजाम भी सुचेता के तंबू में ही किया गया था। सब गोल घेरा बनाकर बैठ गए। पत्तलों के ढेर से सब ने अपने अपने लिए दौने पत्तल चुन ली। प्रियदर्शनी आश्चर्य से पत्तल को उलट पुलट कर देखने लगी। सुचेता ने पत्तल पर पानी छिड़क कर नैपकिन से पोंछा। ये पत्तलें पलाश के पत्तों को जोड़कर बनाई गई हैं। पलाश होली के त्योहार के समय फूलता है। चटक लाल रंग के काली डंडी वाले पलाश के फूल जब खिलते हैं तब इसके पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं रहता। हर शाख फूलों से लदी जैसे जंगल में आग लग गई हो। पत्तलों पर गरम गरम सुनहली सिकी पूरियां, आलू मटर की भुनी हुई सब्जी, आम का अचार और दोने में खीर परोसी गई। बर्लिन में ऐसा खाना मम्मा ने प्रियदर्शनी के जन्मदिन पर बनाया था। उसे मम्मा की बेहद याद आई। मम्मा ने उसकी हर जरूरतों को, हर इच्छाओं को पिता बनकर भी पूरा किया था, क्योंकि उसके पिता घर में कोई रुचि नहीं लेते थे। उसे तो ये भी याद नहीं कि उसने उन्हें मम्मा के साथ डिनर या ब्रेकफास्ट लेते कभी देखा हो। लंच में तीनों अपने अपने काम से बाहर रहते हैं। वे कभी सप्ताहांत में बाहर भी नहीं गए, जबकि उसकी मम्मा बहुत हंसमुख, जिंदा दिल और मस्तमौला स्वभाव की हैं। माइक के संग दोस्ती को लेकर उन्होंने जरूर ऐतराज किया था, लेकिन प्रियदर्शनी ने इसे तवज्जो ही नहीं दी थी। उसे यकीन था कि एक दिन मम्मा को वह माइक के लिए जरूर मना लेगी। प्रियदर्शनी कुछ विदेशी छायाकारों के संग संगम के शाही स्नान का नजारा वीडियो शूट कर रही थी। गंगा की लहरों पर सिर ही सिर दिखाई देते थे, या फिर उथले पानी में कमर कमर तक डूबे नागा साधु जो जुलूस की शक्ल में हाथी, घोड़ों, रथों, पालकियों सहित पधारे थे। अचानक एक नागा साधु अपना त्रिशूल लेकर उस जापानी छायाकार के ऊपर झपटा जो सुबह से ही उसके साथ है। वह बचाने को दौड़ी, तभी और भी कई लोगों ने उसका त्रिशूल पकड़ लिया। बाबा क्षमा करें। नागा लाल लाल आंखों से घूरने लगा। हमने मना किया था ना कि हमारी फोटो मत लो, धर्म कर्म में रुकावट डालते हो। जापानी थर थर कांप रहा था। लोगों की क्षमा प्रार्थना से वह नागा लौट तो गया गंगा की ओर, लेकिन क्रोध से उसके नथुने फड़कने लगे थे। जापानी युवक कुछ ही घंटों में अपने मोहक स्वभाव के कारण उसका दोस्त बन गया था।
प्रियदर्शनी की तरह वह भी आश्चर्यचकित था कुंभ नगर के अलौकिक परिवेश से। करोड़ों की भीड़ ने दोनों को ही आश्चर्य में डाल दिया था। कड़ाके की सर्दी को अंगूठा दिखाते श्रद्धालुओं के लिए गंगा का पवित्र जल मानो गर्म पानी का कुंड बन गया था। आखिर क्यों? ये सब मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाने को बेताब क्यों है? क्या कोई वैज्ञानिक तर्क है इसका? सरस्वती नदी इतने वर्ष पहले गायब हो गई कि भूगर्भ वैज्ञानिकों को उसके मार्ग की खोज करने के लिए जीवाश्म और सैटेलाइट इमेजरी का अध्ययन करना पड़ा। न ही उसका विलुप्त होना इतना निकट है कि उसके अस्तित्व को तलाशा जा सके। लेकिन ऋचाओं में देवलोक की इन तीनों नदियों के स्वर्गिक संगम का महिमा गान मौजूद है। गंगा अपनी सुनहली लहरों के रूप में, यमुना काली लहरों के रूप में और सरस्वती धवल क्षीण धार सहित जब एक दूसरे के आलिंगन में समाती हैं तो मानो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यह विश्वास ईसा से 3000 साल पहले से मौजूद है। कोई उत्तर नहीं है प्रियदर्शनी के पास इस महान आस्था का। माइकल जैक्सन और मैडोना के शो में लाइट और साउंड के आधुनिक उपकरण सजाकर भी कभी इतनी भीड़ नहीं बटोर पाए प्रायोजक। गांव देहात से सिर पर गठरी रखे लोग उमड़े पड़ रहे हैं। हर वर्ग का आदमी बस एक बार गंगा में डुबकी लगाने की इच्छा से चला आ रहा है। 2-2, 3-3 महीने के शिशुओं तक को सर्द पानी में डुबकियां लगवा रहे हैं ये लोग। सब कुछ सुन रखा था प्रियदर्शनी ने। बताती थी मम्मा कि भारत धर्म और आस्था का प्रतीक है। प्रियदर्शनी की थीसिस का एक चैप्टर तो मम्मा के बताए धार्मिक किस्सों कहानियों का ही है। फिर भी मम्मा ठगी गई थी उनके ही देशवासी नीरज कुमार से। बाकायदा शादी करके विदेश के सपने दिखाता नीरज कुमार लंदन आते ही अजनबी बन गया था। मम्मा से 6 महीने बाद ही उसने तलाक लेकर उन्हें अजनबी देश में अकेला छोड़ दिया था। मम्मा के लिए जीवन गुजारना और जिंदा रहने के लिए धन कमाना चुनौती बन गया था। कई बार भारत लौटने का प्रयत्न किया उन्होंने, पर हर बार ये सोचकर वे रुक गईं कि लौटकर क्या हासिल कर लेंगी वे। अपने छोटे भाई बहनों के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या वे कांटा नहीं बन जाएंगी? क्या अपने असफल दाम्पत्य से वे माता पिता को आंसू और रुसवाइयां नहीं देंगी? मम्मा ने अपने गमों का प्याला चुपचाप ही पी लिया और चेहरे पर खुशी का मुखौटा चढ़ाकर वे होटल में रिसेप्शनिस्ट हो गईं। वहीं उनकी मुलाकात डैड से हुई। डैड कॉलेज में प्रोफेसर हैं, शांत, गंभीर और किताबों में डूबे रहने वाले। वे बहुत कम सामाजिक कामों में हिस्सा ले पाते, सोशल तो बिल्कुल भी नहीं है। घर में उनकी मौजूदगी उनकी लाइब्रेरी में ही रहती है और मम्मा कॉफी के प्याले दिन भर वहां पहुंचाती रहती है। किंतु वे खुश हैं डैड से शादी करके। उनके हरे भरे कुंज में बने खूबसूरत बंगले से और कुंज की दीवार से टिकी उनकी साइकिल से। शानदार गाड़ी है, फिर भी वे साइकिल से कॉलेज जाते हैं। अब तो मम्मा भी साइकिल से ही ऑफिस जाती हैं। अब मम्मा स्कूल में भी पढ़ाने लगी हैं। कहाँ से आए हो? अधलेटे चिलम फूकते नागा साधु ने प्रियदर्शनी और जापानी से पूछा। मैडम जर्मनी से आई हैं, प्रियदर्शनी नाम है इनका। जापानी ने हिंदी में कहा तो प्रियदर्शनी ताज्जुब से जापानी को देखने लगी। वह खिलखिलाकर हंस दिया। सरप्राइज ना? चिलम पियोगी? लो एक सुट्टा मारो और हमारे पैर दबाओ। प्रियदर्शनी ने साधु की ही चिलम से सुट्टा मारा। पैर छूने और पैर दबाने की यह परंपरा जब से वह यहाँ आई है तभी से देख रही है। उसे अटपटा नहीं लगा। वह साधु के पैर दबाने लगी। काले आबनूस से चमकते पैर, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। प्रियदर्शनी के कोमल हाथों के स्पर्श से माइक बेकाबू हो उठता था और उसे दबोच लेता था। वही स्पर्श साधु में कोई उत्तेजना न जगा सका। सचमुच ये विदेह हैं, इन्हें देह का ज्ञान नहीं है। साधु उठकर बैठ गया। पीठ पर बिखरी जटाओं को समेटकर सिर पर बांधते हुए बोला, लो पीठ भी मल दो। मौका देखकर जापानी ने कहा, बाबा मैडम के साथ अपना एक फोटो खींच लेने दीजिए ना। साधु ने अलमस्त हो आसमान की ओर निगाहें उठाई। खींच लो, यह शरीर तो मिट्टी ही है। तुम्हारा कैमरा हमारी आत्मा की फोटो तो खींच नहीं सकता, और आत्मा का उद्धार होता है इच्छाओं के त्याग से। गंगा के नहाए से कौन नर तर गए, मीनहु न तरी जाको जल ही में वास है। प्रियदर्शनी बाह विवल होकर साधु के चरणों पर गिर पड़ी। मन ही मन कहने लगी, मुझे शांति चाहिए बाबा। साधु ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अपनी इच्छाओं का त्याग करो पहले। उसे मम्मा की याद सताने लगी। उसे डैड भी बहुत याद आए। एक बार चुपके से उसने मम्मा की डायरी पढ़ ली थी और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। तब से वह न चैन से सो पा रही है न दिन गुजार पा रही है। जिस माइक को उसने तहे दिल से चाहा है, अब उसके अवगुण उसे पहुंचते रहते हैं। काश वह नहीं जान पाती कि डैड उसके असली डैड नहीं है। वह नीरज कुमार की बेटी है।
जिसके अंकुरित होते ही नीरज कुमार ने ममा को त्याग दिया था। ममा ने बताया था कि किस तरह विदेश के आकर्षण में उसके नाना नानी और परिवार वालों ने बिना सोचे समझे ममा को नीरज कुमार के संग ब्याह दिया था। ममा तब एमए की पढ़ाई कर रही थी। लंदन के आकर्षक प्रस्ताव में सभी की रजामंदी थी। शादी के 3 माह बाद ममा भी इम्तिहान देकर लंदन आ गई। शादी की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि वक्त ने बता दिया कि ये शादी मात्र एक छलावा थी, विदेश में पैर जमा लेने की पुख्ता साजिश। भविष्य का भटकाव सामने था, लेकिन मातृत्व का मीठा एहसास मन को बार बार इस ओर खींच लेता कि उसे बच्चे को जन्म देना है। उसके दुर्भाग्य में बच्चे का क्या दोष। जिस होटल में ममा रिसेप्शनिस्ट थीं, वहीं जर्मनी से इंग्लैंड की सैर करने आए सैलानियों का दल रुका था। डैड उन्हीं में से एक थे। क्या आप मुझे शॉपिंग करने में मदद करेंगी? उनके पूछने पर ममा तैयार तो हो गई, लेकिन 2 दिन बाद, तब उनकी छुट्टी थी। ग्राहकों को संतुष्ट करने का पाठ रिसेप्शन का जॉब लेते समय मैनेजमेंट की ओर से उन्हें पढ़ा दिया गया था। शॉपिंग के बाद कॉफी पीते हुए ममा ने डैड के पूछने पर सब कुछ बता दिया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने पूछा, क्या आप लंदन छोड़ने को तैयार हैं? नहीं, मैं भारत लौटना नहीं चाहती। मेरे माता पिता मुझ पर जो गुजरी है उसे सह नहीं पाएंगे। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन मैं इंडिया लौटने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने साथ बर्लिन ले जाने की बात कर रहा हूँ। मम्मा चौंक पड़ी थी। बर्लिन? इतनी जल्दी आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे सोच लिया? डैड मुस्कुरा कर रह गए। रात के 11 बजे डैड का फोन आया। किसी की तरफ आकर्षित होने या प्यार होने में क्या बरसों लगते हैं? मम्मा के पास जवाब नहीं था। टूटी नौका और तूफानी लहरें सोच समझ पाने का मौका ही कहाँ देती हैं। प्रियदर्शनी का जन्म बर्लिन में हुआ। नर्सिंग होम में पालने में लेटी प्यारी सी बच्ची को डैड ने गोद में उठाना चाहा था। मम्मा मुस्कुराकर रह गई थी। दुनिया में शायद यह पहला वाकया है जब एक गर्भवती औरत के सामने कोई प्रेम का प्रस्ताव रखे, क्योंकि जब मेरी बहन मेरी माँ के गर्भ में थी तब सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी आंखों में वही कामना थी जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखी। तुम्हें अपनाकर मैंने माँ के प्रति अपने प्रेम का सबूत दिया है ना? मम्मा की आंखें छलक आई थी। आज हमारी यहाँ आखिरी रात है, चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सुचेता प्रियदर्शनी और उसके नए जापानी दोस्त को दावत दे रही थी। सुचेता के तंबू में उसके पति सुरेंद्र पहले से मौजूद थे। थोड़ी देर में विशाखा और दीपा भी आ गई। सब कल अपने अपने देश लौट जाएंगी। जापानी वृंदावन घूमने चला जाएगा। सुरेंद्र ने सब के लिए रम का एक पैक बनाया। मैं नहीं पीऊंगी, यह धार्मिक जगह है, यहाँ इसका निषेध है। यह तो ठंड से बचने की दवा है। देखो साधु लोग कैसे भांग चिलम में डूबे रहते हैं। कहते हुए सुरेंद्र ने सबके हाथ में गिलास थमा दिए। चीयर्स कहते हुए आपस में गिलास टकराए। भविष्य में हम फिर मिलें इस कामना के साथ। सुबह चाय नाश्ते से निपटकर सभी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मथुरा तक जापानी भी साथ हो लिया। संगम की रेत पर अकेली खड़ी रह गई थी प्रियदर्शनी। तड़के सुबह प्रियदर्शनी की आंख खुल गई। आज उसे भी दिल्ली लौटना है। कल उसकी बर्लिन वापसी की टिकट है। तंबू के गेट से बाहर झांकते ही वह विस्मित रह गई। त्रिवेणी की लहरों पर हजारों की तादाद में पक्षी पंख फड़फड़ाकर विचरण कर रहे थे। कोहरे की चादर जमीन आसमान एक किए थी, लेकिन कुंभ नगर की रोशनियों ने कोहरे की धुंधलाहट कम कर दी थी। प्रियदर्शनी त्रिवेणी की ओर अपना कैमरा लेकर तेजी से चल दी। मैलाड और सुरखाब पक्षियों के झुंड उसके कैमरे में कैद होते चले गए। आज उसे गंगा में नीरज कुमार और माइक का तर्पण भी करना है, मिटा देना है अपनी जिंदगी से उन्हें। सुना है गंगा में तर्पण के बाद मनुष्य दोबारा नहीं लौटता धरती पर। उसे भी नहीं चाहिए इन दोनों की वापसी। उसने सुरक्षित स्थान पर अपना शोल्डर बैग रखा और त्रिवेणी के जल में नाक पकड़कर डुबकी लगाई। पानी कमर कमर तक था और सामने उगता सूरज। उसने अंजलि में जल भरा। हे प्रभु, मेरे जन्मदाता के पापों को क्षमा करना, माइक के पापों को क्षमा करना। ये कैसी प्रार्थना? ये बोल उसके होंठों से क्यों फूटे? क्या यही आध्यात्म का गूढ़ रहस्य है? वह तो तर्पण करने आई थी और उसके बालों से चेहरे पर टपकती जल की बूंदें अपने संग उसकी अश्रु बूंदें भी ले चली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।